नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और अगर बाजार की बात करें तो मंगल के दिन शुरुआत तो मंगलमय हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा सा समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसलता हुआ बाजार दिखाई दिया। हालांकि ये बहुत काफ़ी हद तक लाजमी भी है, जिस तरीके की स्थिति बाजार लगातार जो है तेज़ी के मोड में दिखाई दे रहा है। आज की बात करें तो बाजार सकारात्मक हुई। 18,606 ये निफ्टी के खुलने का स्तर था। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत, चूँकि अमेरिका और यूरोप के बाजार बंद थे, एशियाई बाजारों से बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। सिंगापुर निफ्टी भी हम देख रहे थे कि बहुत दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। शुरुआत भी हल्की हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाजार में धीरे धीरे करके रिकवरी तेज होती हुई दिखाई दी। और एक समय ऐसा आया कि जब हमने देखा कि निफ्टी ने 18,550 का स्तर माफ़ कीजिएगा 650 का स्तर न सिर्फ पार किया, बल्कि 18,662 का उच्चतम स्तर बनाया। लेकिन उसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली और 18,575 ये आज का इंट्राडे लो रहा। और वहाँ से अगर देखें तो करीब 25-35 अंकों के आसपास की रिकवरी जो है देखने को मिल रही है लोअर लेवल से। और 18,611 का मौजूदा स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर करीब 12 अंकों के आसपास की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। आज के कारोबार में अगर हम देखें कि जिन सेक्टर्स ने, जिन शेयरों ने थोड़ा सा मजबूती दिखाई है, जहां पर हम देख रहे हैं जहां से सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनमें हम देख रहे हैं कि हालांकि ज़्यादातर शेयर बहुत सीमित दायरे में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मेटल में फिर से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल जो है हम देख रहे हैं कि दबाव में है, करीब आधा फीसद के आसपास का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फार्मा एक बार फिर से 1/4% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। ये वो सेक्टर ऐसे हैं जो कि ऊपरी स्तरों पर बाजार को थोड़ा सा टिकने में जो है दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन मजबूती लगातार बनी हुई है एफएमसीजी के अंदर। और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच निश्चित रूप से बाजार की दिशा सकारात्मक है और ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली आना भी काफ़ी हद तक लाजमी है। अब जरा रूबरू कराते हैं आपको आज के खास मेहमान से। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछले हफ्ते आप नहीं थे, बहुत सारे दर्शकों ने मिस किया आपको, काफ़ी ज़्यादा मिस किया। अब पिछले एक हफ्ते के दौरान एक नई तेज़ी हमने देखी। अब 18,600 के ऊपर बाजार कामकाज कर रहा है। 18,662 ये आज का इंट्राडे हाई है। बैंक निफ्टी सर हमने देखा कि नया हाई लगा रहा है। मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी तेज़ी दिखा चुका है। यहाँ से बाजार की दिशा क्या कॉशियस होने की ज़रूरत है, या अभी ये समय आ गया है कि अगर आपके पास निवेश लंबी अवधि का करने के लिए पैसे बचे हुए हैं तो अब पैसे लगाने का वक्त है? या फिर चूंकि आप जो लंबे समय से कह रहे थे 25 रुपये अभी डालिए, 25 रुपये थोड़ी देर बाद डालिए, तो जो बाकी के 50 रुपये हैं वो अब डाल दें, या अभी भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक विपुल जी, जब तक अप्रोच आप रखेंगे तब तक आपके लिए बहुत बेहतर है। और इस समय जो अभी हालात यहाँ पर बन रहे हैं उसको देखते हुए मार्केट में ये कोई डाउट नहीं है। आपने बिल्कुल कहा कि जो मंगलमय हो रहा है वो मंगलमय अभी आगे चालू रहेगा। और निफ्टी के जो लेवल्स हैं एक बार उनको अगर वापस रियलाइज करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 18,800 तक के निफ्टी के लेवल अब जाते हुए नजर आएंगे, यानी लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स यहाँ पर अच्छी बाइंग दिखा रहे हैं। और खास तौर से जो आपको याद हो तो मैंने विपुल जी कहा था अर्निंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इस समय ज्यादातर स्टॉक्स की अर्निंग आपको बेहतर दिखाई दे रही है या स्टेबल दिखाई दे रही है। बहुत बुरे हालात कुछ कम ही बास्केट में दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखाई लाइफ टाइम हाई को टेस्ट किया, नीचे चल रहा है। तो लाजमी है कि इन लेवल्स पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ उतनी ही करिए जितना कि आपको जरूरत है। अगर दौड़ लंबी लगानी है, अच्छे रिटर्न्स पाने हैं, तो अभी भी पेशेंस बनाइए और मार्केट को दौड़ने दीजिए। आप भी उसके पीछे पीछे चलिए, आपको फायदा मिलता रहेगा। ठीक, तो बाजार को दौड़ लगाने दीजिए, आप उसके पीछे पीछे चलिए, फ़ायदा उसका आप उठाते रहेंगे तेजी। सर, लेकिन आज हम आपसे बातचीत शुरुआत करें सवाल जवाब दर्शकों के सवालों का। उससे पहले सर, आज जैसा हम देख रहे हैं सीमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं। सीमेंट में आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और एक के बाद एक तमाम शेयरों में, चाहे वो डालमिया भारत हो, अच्छी मजबूती आज देखने को मिल रही है। एसीसी हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, सब में हम देख लें 1 से लेकर के 3%, 4% की मजबूती है। और आगे भी आप दिशा कैसे देख रहे हैं? और आपके पसंदीदा सीमेंट शेयर अगर की बात करें तो कहाँ आपको लगता है किन सीमेंट शेयरों में जान आपको दिखाई दे रही है, और क्या सीमेंट शेयरों में ये पैसे लगाने का सही वक्त है? क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत अच्छा आपने सेक्टर भी चूज किया, सवाल भी आपका काफी अच्छा है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से इन्वेस्टर्स को भी याद दिलाता हूं, जो लोग आपके रेगुलर शोज को फॉलो करते हैं, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पाएंगे कि इंडिया सीमेंट मेरी एक पसंद में रहा है। और अगर विपुल जी आपको याद हो तो आपके कई प्रोग्राम्स में मैंने इंडिया सीमेंट की बाइंग कॉल की रिकमेंडेशन दी है। और अभी भी जो इस समय जैसे इंडिया सीमेंट देखते हैं 200 के पास पहुंच गया है, आज भी 4% तेज है। और अगर पीछे एक महीने का चार्ट देखते हैं तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितने तेजी से बढ़े हैं। 20% की रैली जो है वो लोअर लेवल से देखने को मिली है। तो सीमेंट काउंटर में तो इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अब सीमेंट काउंटर की तो रैली यहाँ पर इसलिए भी चल रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस हिसाब से हो रहे हैं और अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, उसका एक फायदा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को छोड़ दें, लेकिन सीमेंट में इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जो दिग्गज हैं उनको भी यहाँ पर फोकस करें। अंबुजा सीमेंट में जरूर आपको थोड़ा बहुत अदानी ग्रुप की वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन फंडामेंटल उसके भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है इस समय 8% के आसपास का पोर्टफोलियो का आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और खास तौर से जो अंडर वैल्यूड जो अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक्स एक दमखम दिखा सकते हैं, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया सीमेंट लोगों को 200 रुपए पे ज्यादा अट्रैक्शन देता है, लेकिन जेके सीमेंट या श्री सीमेंट की बात करें जो 3,220 रुपए का है, श्री सीमेंट देखे तो 25,671 रुपए का है। तो एक शेयर खरीद पाना थोड़ा मुश्किल होता है इन्वेस्टर के लिए। और इसी वजह से जो है वो छोटे मझोले शेयरों की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर श्री सीमेंट और जेके सीमेंट आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इंडिया सीमेंट भी यहाँ से अच्छी खासी 15 से 20% की रैली दिखा सकता है। तो आपको सीमेंट काउंटर में तो बिल्कुल आपको बाइंग मोमेंटम बनाकर रखना चाहिए। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करें और थोड़ा समय दें। यहाँ से भी अभी आप 6 से 8 महीना अगर देते हैं तो अच्छी खासी रैली के चांसेस बन रहे हैं और उसका फायदा फिर आप उठा सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी अच्छी खासी रैली की संभावनाएं बन रही हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न सर आपसे जानना चाहेंगे। आज अदानी ट्रांसमिशन के नतीजे हमने देखे और उसके बाद से शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है, और अदानी समूह पर आपके साथ हमने बहुत सारी चर्चाएं भी की हैं तमाम खबरों को लेकर के। अदानी पोर्ट के भी आज नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नज़रें बनी हुई हैं। इन दो कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक पर नतीजे आ चुके हैं, एक के नतीजों का बाजार को इंतजार है, और उसके चलते हम शेयर में भी देख रहे हैं कि काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सुबह हरे निशान में था, फिर लाल निशान में आया, और इसी तरह की वोलेटिलिटी आज बनी हुई है। ट्रांसमिशन पे आपका व्यू, और खास और उसके बाद से अदानी पोर्ट पे। देखिए मैं एक चीज यहाँ पर रिमाइंड करवा देता हूँ। पिछले एक हफ्ते पहले जब आपने शो पे एक वो किया था कि ये MSCI इंडेक्स में जो है वो अब बाहर हो जाएंगे स्टॉक, तो आज उसका दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के जो शेयर बाहर हुए हैं उस पे थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से जो नए स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं उनमें थोड़ा बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, फंड एलोकेशन दिख रहा है। तो एक पहला रीजन ये है। दूसरा, अदानी के अगर इस समय स्टॉक्स देखें, चाहे आप अदानी पोर्ट देखें, अदानी ट्रांसमिशन देखें, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3% की गिरावट पे डरना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत बाइंग का मोमेंटम रखा जा सकता है अदानी पोर्ट के। तो हालांकि नतीजे को यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक में दमखम है और 820-850 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर यहाँ पर बने रहे। अदानी ट्रांसमिशन ऑलरेडी काफी डाउन रहा है, लेकिन मैंने पहले भी रिकमेंड किया है कि 750 के जितना नीचे आप खरीदें उतना अच्छा है। और एग्जिट की कोई सीमा नहीं है, एग्जिट तो आपकी अपनी कॉल है। आप उसको 50 रुपए का प्रॉफिट बुक करके, 100 रुपए का प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर लंबा देखना चाहते हैं तो आपको 1080 तक के लेवल दिखेंगे, यानी 1080 तक के लेवल दिखेंगे। तो इन लेवल्स पर थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन आप खरीदारी करिए। अगर कोई करेक्शन आता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप पार्शियली जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। और टारगेट जो मैंने बताया कि अदानी ट्रांसमिशन का 1080 का है, उसके नियर अबाउट जब भी पहुंचता है प्रॉफिट बुक करते रहिए, निकलते रहिए। ये स्ट्रैटेजी रखिए जिससे कि स्टॉक मार्केट से आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। चूंकि ट्रांसमिशन के नतीजे आ चुके हैं और पोर्ट का इंतजार लोग कर रहे हैं, नतीजे कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सर? क्या आपको लगता है कोई सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है, या आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है उसी के इर्द गिर्द रहेंगे और उसके आधार पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने एक रैली भी देखी अदानी समूह के शेयरों में, और यह अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का समय था
उसके लगभग ऑलमोस्ट अपना लॉस जो है वो रिकवर कर चुका है अदानी पोर्ट के अंदर कंपनी ने। तो ये काफ़ी तेज़ी, गिरावट भी वैसी देखने को नहीं मिली और उस तरह की ये तेज़ी भी नहीं आई, लेकिन फिर भी नतीजों का इंतजार है। तो क्या नतीजे कुछ सरप्राइज कर सकते हैं नेगेटिव साइड में अगर आते हैं तो? देखिए फिलहाल अभी पोर्ट और इसको देखा जाए, अदानी पोर्ट के स्टॉक्स को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेल्स की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर अबाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं तो करीब 5200 के आसपास जो है वो सेल्स के नंबर्स होंगे। एबिटा की ग्रोथ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है स्टेबल होगा, शायद 3 से 4% का पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। पैट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैट में इम्पैक्ट हो सकता है। आपको जो मुनाफा है वो अराउंड 1200 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो पैट ग्रोथ थोड़ी डाउन जरूर होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्जिन थोड़ी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो उसी वजह से स्टॉक भी यहाँ पर थोड़ा पुल बैक भी कर रहा है। तो रिजल्ट मुझे लगता है ठीक ठाक होंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं। और इस बीच काफ़ी सारे दर्शक जो है अपने प्रश्न भेज रहे हैं, लेकिन जरा फटाफट बजिंग स्टॉक में डालिए। उसके बाद से शेखर चंद्रा, रंजीत भाटिया, टेकपाल भाटिया, इन सब लोगों के प्रश्न हम लेंगे और आप लोग बने रहिए। राजीव तेज जी आप भी बने रहिए, शिवभुवन जी आप भी बने रहिए। जरा एक एक करके बजिंग स्टॉक्स लेके आइए। सबसे पहले बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर के। एनएचपीसी पे हमने देखा कि नतीजे निकल करके आए और नतीजे जो है कंपनी का जो चौथी तिमाही मुनाफा है उसमें हमने देखा 37.7% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर के 643 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी के आय की बात करें तो इसमें भी करीब 21.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले और ये 2028 करोड़ के आसपास रहा है। एबिटा में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और कंपनी ने 4.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि एनएचपीसी के शेयर में 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल है? और एनएचपीसी का शेयर थोड़ा सा सुस्त चलता है, लेकिन अब इन लेवल्स पे आकर के क्या एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद एनएचपीसी में उम्मीद हम कर सकते हैं? तो ये बहुत सारी खासतौर से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी आई है यहाँ पर, और अभी ये जहाँ पर इसमें थोड़ा सा जहाँ पर इसमें थोड़ी रेजिस्टेंस है, थोड़ा रुकावट आती है, उन्हीं के आसपास जा कर के वापस लौट रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी 43-44 के पास शेयर ट्रेड करता हुआ? सर देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया। मार्केट में एनएचपीसी में अगर देखते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट कर पाया है और अच्छी तरीके से स्टॉक ने यहाँ पर जो है वो अपने रेजिस्टेंस को वापस से टेस्ट किया। नंबर्स काफी अच्छे निकल कर आए। डिविडेंड यील्ड की तरफ जाता है तो वो भी 4.25% की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन लोगों ने कंटिन्यू कर रखा है उनको तो कंटिन्यू करना चाहिए। 58 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल पे खरीदारी के बजाय अगर आप थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है 38-40 के आसपास के करेक्शन आते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत लेना चाहता है, यानी कि अगर किसी को 100 रुपए लगाने हैं तो वो 20-30 रुपए के इस जगह पे भी लगा सकता है। थोड़ा करेक्शन होगा तो और आप 20-30 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। मुझे लगता है 60 के लक्ष्य की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा और जैसे ही ये 45 इस बार लक्ष्य टूटता है तो आपको नए हाइज बनते हुए फिर से नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। मार्केट का सिनेरियो अच्छा है, रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, नंबर्स अट्रैक्शन दे रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर रहा है, तो फायदा लेना। ठीक, इन सब के बीच में जरा अगला शेयर लेकर के आते हैं और वो है अरविंदो फार्मा का। अरविंदो फार्मा पे कल भी हमने बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा की थी और हमारे साथ अरुण मंत्री जी थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, नतीजे बेहतर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा था 670-675 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर कल ये चर्चा हुई थी और आज हम शानदार तेज़ी हमने देखी। अब अगर हम अभी देखें तो भी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। नतीजों के बाद शेयर में जो है वो 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो कल ही हमने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी बजिंग स्टॉक्स के अंदर और आज हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अरविंदो फार्मा कैसे देख रहे हैं सर आप? अरविंदो फार्मा में कल हमने बातचीत की थी और जो दर्शक चाहें तो इसके बारे में पूरी जो है डिटेल जानकारी money9.com पे आप हिंदी पे जा करके क्लिक कीजिए और money9.com पे विस्तारपूर्वक इस खबर को पढ़िए। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी कवरेज जो है, क्यों कंपनी का मुनाफा कितना बढ़ा है, कंपनी की आय में क्या बढ़ोतरी रही है, पूरे नतीजों के साथ ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, क्या कुछ रिकमेंडेशन आ रही है, ये तमाम डिटेल आप money9.com पे भी पढ़ सकते हैं। आपकी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी सर? अभी भी हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की तेज़ी अब इस समय बनती हुई दिखाई दे रही। 644 का स्तर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस अब 700 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? करंट लेवल से क्या चूँकि रैली आ चुकी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए या अभी भी खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी?
देखिए नंबर खास तौर से बिल्कुल आपने बिल्कुल जी सही बताया। अट्रैक्शन अच्छा है, स्टॉक तेजी में है। 780 यहाँ से लक्ष्य आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर देखते हैं तो भी आपको अच्छा है। 52 वीक हाई के ऊपर स्टॉक निकला हुआ है, 5% की तेजी आज है। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो वो आज इस तरीके की चीजें होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है अगर लक्ष्य 780 का देखते हैं तो काफी ऊपर है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। थोड़ी बहुत आप खरीदारी बिल्कुल यहाँ पर करें, क्योंकि ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ा है, निकला है, ब्रेक किया है, तो 780 तक जाता हुआ नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर चलते हैं तो 620 के स्टॉप लॉस से आपको पोजीशन लेनी चाहिए और लंबे समय के लिए आप यहाँ पर बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। ठीक। इस बीच एक और कंपनी जिस पर चर्चा करते हैं वो है हेकल। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ करीब 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। खबर जरा दिखाइए यहाँ पर क्या है। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और कंपनी का मुनाफा करीब करीब 74% बढ़ करके 36.07 करोड़ रुपए रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं सर, नतीजों के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं दिग्गज शेयरों में फिर भी हम देख रहे हैं कि नतीजे अगर उम्मीद से के बराबर भी रहते हैं तो भी तेज़ी नहीं देखने को मिलती, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जरा भी अगर बेहतर रहता है नतीजे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती। इबिट्टा यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का, उसका चलते भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है। 9.5% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है। और सर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में नहीं रहा है। 6 महीने में 8.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक अगर हम देखें तो इस साल जनवरी से अब तक 22-23% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन नतीजों के बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप हिकल को कैसे देखेंगे? आप चूँकि फंडामेंटल भी देखते हैं तो कंपनी कैसी लग रही है जिस सेक्टर में है? देखिए विपुल जी, अगर देखते हैं तो आज आपको जो चार्ट में खास इंपॉर्टेंट चीज है, जो लास्ट बार में अगर आप जाएंगे तो आज आपको बहुत तगड़ा वॉल्यूम भी इसमें देखने को मिला है। तो वॉल्यूम के साथ ही स्टॉक निकला है। चलेगा, 310 रुपए है, 340 रुपए तक जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी मोमेंट है। थोड़ा स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड की तरफ है, थोड़ा समय देना चाहिए। करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने 280 पे लिया हुआ है उनको 310, 320, 330 पे माल थोड़ा सा निकालना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कंपैरिजन में दूसरे स्टॉक्स की। अभी हमने चर्चा करी अरविंदो फार्मा, बेहतर रिजल्ट, बेहतर फंडामेंटल। सन फार्मा, बेहतर बिजनेस, बेहतर रिजल्ट और साथ ही अच्छा मोमेंटम। तो उन स्टॉक्स पे फोकस करिए। ये थोड़ा सा जो है वो लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो आप ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। आप जब निकालने चाहें सौदा तो बड़ा मुश्किल हो। मुझे लगता है कि मोमेंट्री इसमें ज्यादा आता है। अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे बस वॉल्यूम आता है, फिर उसके बाद 80% वॉल्यूम घट जाता है। तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक में बेहतर है अगर आप हैं तो एक बार पे मुनाफा बुक कर लीजिए। ठीक सर, एक बार है तो एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए, वो ज़्यादा सलाह रहेगी। अगला बजिंग स्टॉक्स आज का लेकर के आइए, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो स्क्रीन पर लेकर के आइए अगले बजिंग स्टॉक्स को, और उसके बाद फिर हमारे साथ एक दर्शक भी वेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, जी हाँ, एविएशन सेक्टर में पिछले 2 महीने में शेयर में 27% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और कारण का कई सारे कारण रहे हैं, और उनमें से एक कारण ये भी रहा गो फर्स्ट का जिस तरीके से दिवालियापन के लिए अर्जी दाखिल करना और गो फर्स्ट की उड़ानें ना बढ़ पाना, उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कंपनी के पास ग्राहक तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी ने अपनी प्राइसेस में भी बढ़ोतरी दी है। कई ब्रोकरेज हाउसेस अब यहाँ पर पॉजिटिव हैं और यहाँ पर 3,000 रुपये के ऊपर तक के लक्ष्य जो है ब्रोकर हाउसेस दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी आज मंगलवार को देखने को मिल रही है। अब यहाँ से क्या वाकई में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, और क्या इस रैली के बाद खरीदारी बनती भी है कि नहीं इंटरग्लोब एविएशन पे? सर आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन पे जो अभी फंडामेंटल्स कह रहे हैं एविएशन इंडस्ट्रीज़ के, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरीके का रिकवरी यहाँ पर तेज़ी के साथ यहाँ पर हुई है। अब इन लेवल्स पे आकर के क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सबसे पहले जो बताया वो सही है कि कॉम्पिटिटर अगर साफ हो जाए तो फिर बगल में आपको फायदा उसका जरूर मिलता है, और यही एक फायदा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 2360 और 2370 के जो लेवल है इनसे चाल बहुत कम है। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% है। 2500 का लेवल भी आ सकता है और 2100 का भी लेवल आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादातर इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। 27% की रैली दिख चुकी है। जो भी समर सीजन की जो बुकिंग थी वो पहले से हो चुकी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर के बाद
थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग फिर से बढ़ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आपका पुराना निवेश है तो 2400-2500 के बीच में आप अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियली एग्जिट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये इन स्तरों पे जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी तेज़ी आ चुकी है आज। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से फिसला भी है। आज ही इसने अपना 52 वीक हाई 2413 रुपये का बनाया, 2413.75 का, और वहाँ पे भी हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो काफ़ी रैली आ चुकी है, 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी कॉशियस अप्रोच ही रहेगी। चलिए, इस बीच हमारे साथ विद्यापति जी हैं, अगले दर्शक, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। विद्यापति जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते विपुल जी, और नमस्ते उस डॉक्टर रवि सर ऑल्सो। चलिए सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको, और रवि जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। क्या करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए विद्यापति जी। मैं नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, अच्छा। वरिष्ठ नागरिक हूँ। अच्छा, चलिए फिर तो हमारी तरफ से भी आपको प्रणाम सर, आप वरिष्ठ नागरिक हैं और बढ़िया, आप जो है अच्छा मुनाफा कमाएं, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मेरी तरफ से आपको शुभ आशीष है कि बहुत अच्छे सारे आपसे सर्विस मिलती है, ऐसी मिलती रहे हमें, और ये मेरा आशीष है आपको। धन्यवाद सर, ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बरसाते रहिए मनी 9 पे। और हम लोग भी दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को शिकायत का मौका ना मिले, बेहतर से बेहतर जानकारी सबसे पहले अच्छे विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सकें, ये हमारा लगातार प्रयास है। आज बताइए सर, क्या प्रश्न है और कैसे लग रहा है आपको मनी 9 के कार्यक्रम? मैं मनी 9 का फैन हूँ सर, मैं सब कार्यक्रम मनी 9 के देखता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए सर, क्या सवाल है आज आपका? मेरा सवाल IRCTC पे मैंने लिया था, वो स्प्लिट के टाइम लिया था, तो 12,500 में 2 शेयर लिया। स्प्लिट होने के बाद मेरा 1238 हो गया, 10 शेयर हो गए मेरे पास जी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं इसे रखूं, मेरा ये आएगा प्राइस, या मैं थोड़ा बुक लॉस बुक करने के लिए तैयार हूँ। लॉस बुक करके दूसरी तरफ रवि जी बोले उस तरफ मैं शिफ्ट होने को तैयार हूँ। आपका एवरेज क्या बताया आपने? 1238? हाँ, 12,50 पे 500 पे 2 शेयर लिए। उसके बाद वो स्प्लिट हुए तो 10 हो गए। जी जी। 10 होने के बाद उनका पर शेयर हुआ 1238, यानी 1240 समझो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 648 है, तो आपकी खरीद से हाफ हो चुका है शेयर। हालांकि आज तो रिजल्ट जी जी। अभी आप ये जानना चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए? हाँ करूँ क्या, अगर हो सकता है मेरा, अगर प्राइस आ सकता है 2-3 साल में तो रखूंगा, नहीं तो मैं लॉस बुक करके रवि जी बोले वो अच्छे से शेयर में शिफ्ट हो सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, पूछते हैं रवि जी से। रवि जी, जो आप राय देंगे वो फॉलो करेंगे ये। अब ये कह रहे हैं कि आधा हो गया इनकी खरीद से, तो होल्ड करना बनता भी है 3-4 साल का के लिए। हमने देखा रेलवे शेयरों में अच्छी तेज़ी तो आई सर, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बुलिश तो हैं, लेकिन शेयर वैसा नहीं चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। इसके अगर हम विपरीत देखें, चाहे वो टीटागढ़ वैगन हो या बाकी जो कंपनियां जो आपने रिकमेंड की थी, IVRCL भी थी उसमें, उन सब में अच्छा वो भी देखने को मिला। 3-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं सर इसे, खासतौर से जो रिजल्ट्स आपने देखे उसके बाद? देखिए, मैं सर को एक यहाँ पर राय देना चाहूंगा, और इससे पहले भी आपके प्रोग्राम अगर आप के देखे तो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अब दोबारा पुल बैक आता है, निकलने की कोशिश करिए। रिजल्ट बेहतर दिखाया, लेकिन मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, ध्यान रखिए। अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा समय दे दीजिए इसको। और समय इसलिए कि यहाँ से 750 का लेवल बिल्कुल ध्यान के रख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, 100 रुपए ऊपर का 750, 775 वो लेवल आता है, तो आप सबसे पहले बिना किसी को कॉल किए आप सबसे पहले वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यानी कि प्रॉफिट का मतलब है आपको तो नुकसान होगा, लेकिन आप एग्जिट कर लीजिएगा। और सेम डे विपुल जी को या मुझे आप मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उस समय नया स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से दूंगा, जो कि आपके इस लॉस की रिकवरी कर पाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है, तो जो चीज थोड़ी चलने वाली है उसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, जैसे ही वो नेगेटिव जोन में आएगी तो फिर एग्जिट कर देंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा समय दीजिए, कम से कम आपको यहाँ पे भी 2 हफ्ते का समय देना पड़ेगा। 2 हफ्ते के बाद वापस से एक बार रीटेस्ट कर लीजिएगा, और फिर नहीं तो नए स्टॉक्स वहां पर हम रिकमेंड कर देंगे। सर अभी रुक जाइए, 2 हफ्ते नतीजा आए, 2 हफ्ते वेट कर लीजिए, दोबारा एक बार प्रश्न पूछ लीजिएगा, एक बार रिटेस्ट कीजिए, हो सकता है रिकवरी जो आती हुई दिखाई दे, उसके बाद से क्या स्थिति बनती है, तो एक बार और डिस्कशन कर लेंगे। रवि जी आते रहेंगे कार्यक्रम में, आप अपने प्रश्न भेज दीजिएगा। चलिए, अब हर रोज़ की तरह जो है 1:30 बजे के आसपास हमारे सहयोगी
शौर्य हमारे साथ जुड़ते हैं, नई नई रिसर्च लेकर के आते हैं और उन रिसर्च के माध्यम से हम समझते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं मेटल की। मेटल के अंदर बात काफ़ी हो रही है, लेकिन चमक उस तरीके से देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन क्या ये चमक लंबे समय तक इसी तरीके से धुंधली रहेगी या फिर ये चमक बढ़ेगी? टाटा स्टील हो, एनएमडीसी स्टील हो, तमाम शेयरों पर रोज़ सवाल आ रहे हैं कि आखिर में शेयर चल क्यों नहीं रहे हैं। जरा पूछते हैं, शौर्य हमारे साथ मौजूद है। शौर्य, क्या कुछ डेटा आपके पास है? क्या रिसर्च कह रही है? अभी की क्या स्थिति है और भविष्य को लेकर क्या आउटलुक है? जी, अगर अभी देखें तो फिलहाल मेटल ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। पिछले साल मेटल्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी मेटल के दाम में, जिस वजह से मेटल के शेयर भी उड़े थे। लेकिन इस साल अगर बात करें, ईयर टू डेट निफ्टी मेटल ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, 13% से ज़्यादा का। और उसी के साथ देखिए सेम पीरियड में मेटल्स के प्राइसेस भी घटे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिस वजह से हमें मेटल के शेयर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी अगर बात करें, नियर टर्म में थोड़े कंसर्न्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव फैक्टर्स है, जिस वजह से ब्रोकर्स अधिकतर मेटल कंपनियों पर मोस्टली ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं। अगर हम अभी नियर टर्म कंसर्न्स की बात करें तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर है। अब अमेरिका में देखें उसकी जीडीपी घट रही है, यूरोप में देखें तो टेक्निकल रिसेशन आ गया जर्मनी में, चाइना की रिकवरी इतनी तेज नहीं हो रही है। और अभी उम्मीद थी कि इन्फ्लेशन अगर घट रहा है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को घटाना शुरू कर दें या फिर आगे ना बढ़ाए। लेकिन अब हाल ही में जो इन्फ्लेशन को डेटा निकल के आ रहे हैं, वहाँ पे लग रहा है कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसके साथ साथ जो है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी ना घटे, या हो सकता है एक आधा हाइक और देखने को मिले, जिस वजह से डिमांड पर असर पड़ेगा और मेटल की डिमांड कम हो सकती है। वो नियर टर्म में फैक्टर है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें उसके कुछ क्वार्टर्स बाद, तो फैक्टर्स स्ट्रांग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखें तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन रीशफल हो रही है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो चाइना से लोग कंपनी छोड़ के जाना चाह रही है, अमेरिका अपनी तरफ बुला रहा है, यूरोप पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस बनना चाह रहा है, इंडिया कर रहा है, बल्कि इसी वजह से लैटिन अमेरिका में भी कंपनियां जा रही हैं ताकि वो नॉर्थ अमेरिका के पास हो। इंडिया में देखें तो प्राइवेट कैपिटल्स पे बूम की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी डिलेवरेज हो चुकी हैं। उसी के साथ साथ बात करें तो सरकार खर्च कर रही है। तो इन सारी वजह से उम्मीद है कि मेटल के शेयर कुछ टाइम बाद अच्छी डिमांड निकल के आएगी, जिसका फायदा होगा। अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में फ्यूल की कॉस्ट कम हो गई है, साथ में जो मेटलर्जिकल कोल है वो काफी ज्यादा 70% मेटल कंपनियां इंडिया में इंपोर्ट करती हैं। और एसएनपी ने कहा है कि आगे आने वाले समय में उनमें सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन देखने को मिलेगा, यानी कॉस्ट में भी आगे फायदा देखते हुए नजर आएगा। अब कौन सी कंपनियां हैं जिस पर ब्रोकर्स जो है ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं? जी, अगर कंपनियों की बात करें तो अधिकतर कंपनियों में ब्रोकर्स बुलिश है। लेकिन अगर हम देखिए अभी टारगेट प्राइस कितना है और ब्रोकर्स का टारगेट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस कितना है, तो उसके साथ में कुछ शेयर्स ऐसे जो अच्छे नजर आ रहे हैं। जैसे अगर आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो ना करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1122 के आसपास, लेकिन टारगेट रेंज 1200 से लेकर 1415 तक है, यानी अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। उसी के अलावा हम जिंदल स्टेनलेस स्टील की बात करें तो वो 286 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टारगेट उससे काफी ज्यादा है। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 390 का टारगेट दिया है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया 350 का टारगेट, यानी उसमें भी अच्छी खासी पोटेंशियल है। उसी के साथ अगर हम टाटा स्टील की बात करें, उसका करंट मार्केट प्राइस है 107 और टारगेट रेंज है 110 से 140 के बीच में ब्रोकर्स द्वारा। साथ साथ हिंडाल्को में भी एक अच्छा पोटेंशियल है, 416 का अभी करंट प्राइस है, टारगेट रेंज है 425 से लेकर 510 तक। तो ये वो कंपनियां हैं जिनका टारगेट प्राइस ब्रोकर्स के टारगेट से भी थोड़ा नीचे है, इसलिए उनमें अपसाइड पोटेंशियल की उम्मीद नजर आ रही है। चलिए जरा पूछते हैं यहाँ पर क्या कुछ सलाह दे रहे हैं रवि जी। रवि जी, ओवरऑल आपका क्या व्यू है सर मेटल पैक को लेकर के? क्या काफ़ी लंबे समय से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब पे सवाल भी आ रहे हैं। टाटा स्टील लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है, 100 से लेकर 120 की एक रेंज बनी हुई है। क्या इस रेंज को तोड़ पाएगा? ओवरऑल मेटल पैक पे आपका व्यू और आपके पसंदीदा शेयर मेटल पैक में सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्नोई जी ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी और मैं इनकी जब 1:30 बजे की रिपोर्ट होती तो मैं भी कई बार इनको सुनने की कोशिश करता हूँ। और मेटल के ऊपर इनका जो व्यू है, जो जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट बन रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन, उसमें लेकर के अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, थोड़ा सा दबाव जरूर दिखाई देगा, लेकिन साथ ही डिमांड भी यहाँ पर जो है वो काफी निकल कर आ रही। तो कंपनियों के लिए थोड़ा सा बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनते रहेंगे। जैसे आपके सामने अगर मैं उस पर जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो फेवरेट लगता है वो नेशनल एल्यूमिनियम है, VEDL है, जिंदल स्टील है। टाटा स्टील का जो दायरा है, जब भी वो 120-121 के ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियसली ट्रेंड देगा, लेकिन 107 और 105 के लेवल पे मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव है। इनमें से रिस्क जो है वो बहुत कम है। तो मेटल एक ऐसा है कि जो कि भले परफॉर्मेंस ना दे, लेकिन हर समय कोई चीज परफॉर्मेंस नहीं देती, लेकिन आपको लॉस भी यहाँ से बहुत कम दे पाएगी। और अगर थोड़ा भी सेंटिमेंट चेंज हुए, बदलाव हुए, तो एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो इस समय अपने पोर्टफोलियो पे अगर आप
मैं पोर्टफोलियो इसलिए बोल देता हूं क्योंकि बहुत से लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, 10, 20, 50 स्टॉक रखते हैं, लेकिन ऐसे हालात पे 5% का वेटेज आपको मेटल काउंटर पे जरूर रखना चाहिए। और जिन स्टॉक्स की चर्चा करी मैंने, टाटा स्टील, बीडीएल, जिंदल स्टील, इनको आपको अपने फोकस में रखना चाहिए। चलिए सर, अब वक्त आ चुका है उन शेयरों पे बात करने का कि जिन पर कि जो आपके पसंदीदा हैं, जिनका इंतज़ार बहुत देर से हमारे दर्शक कर रहे होंगे। और सर आपको पता नहीं, आपने नज़र आ चुके, आप पिछले हफ्ते थे नहीं। अब हमने जो है ये तमाम जो आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो न सिर्फ हमारे money9.com पे जा रही हैं, बल्कि इसके लिए हमने यूट्यूब पे एक अलग जो है प्लेलिस्ट तैयार की है और उसका नाम हमने रखा है चुन चुन के, क्योंकि आप बहुत चुन चुन के शेयर लाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए आपसे जानना चाहेंगे ये नाम आपको कैसा लग रहा है, और उसके बाद से आप आज के आपके 2 पसंदीदा शेयर कौन से हैं? देखिए, नाम के मामले में तो मैं ये समझता हूँ विपुल जी, आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि पर्सनली कई प्रोग्राम्स ऐसे रहे हैं जिसपे मैंने शायद आपसे सजेशन लिया हुआ कि मुझे उस प्रोग्राम का नाम क्या रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप जो लाए हैं वो बहुत बेहतर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इस मामले जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो आपका खुद फैन हूं क्योंकि आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है, आप इतना बोलते इतना क्लियर है कि बहरे को भी मुझे लगता है सुनाई दे जाता हो। अरे नहीं नहीं सर नहीं नहीं, चुन चुन के जो आप इतनी मेहनत करके लाते, तो मुझे लगा कि ये नाम शायद और ये आइडिया अंशुमान सर का था। उनका कि ये चूँकि बहुत मेहनत करके हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो लेकर के आते हैं, तो इसका नाम चुन चुन के ही रखा जाए। तो आज चुन चुन के कौन से 2 शेयर चुने हैं सर आपने? और आज से हम हर रोज़ जो है अपने दर्शकों को बता दें कि 4 शेयर जो है हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, जिसको कि आप money9.com पे और हमारे यूट्यूब के जो चुन चुन की प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हैं। और आज 2 शेयर जो है रवि जी की तरफ से रहेंगे, और 2 हमने फिर बातचीत की है हमारे एक्सपर्ट संतोष जी से, उनके 2 शेयर रहेंगे। तो आज 4 शेयर आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले सर आपकी तरफ से 2 शेयर कौन से हैं? बिल्कुल जी, वैसे तो मैंने इस स्टॉक का नाम ले ही लिया है और लोगों की काफी पसंद में है, वो है जेंसर टेक। इस समय करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और आपको हफ्ते 2 हफ्ते में ही ये बढ़िया मुनाफा दे सकता है, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है और 390 के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं बहुत आसानी से, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डीसीबी बैंक। बैंकिंग काउंटर में वैसे तो मैंने आपको कई स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, डीसीबी बैंक पहले भी रिकमेंड किया है, इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक भी रिकमेंड किया, लेकिन आज के लिए डीसीबी बैंक को खरीदारी किया जा सकता है और ये आपको यहाँ पर एक बेहतर मुनाफा दे सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स आपके मोमेंट्री ट्रेड के लिए अच्छे हैं, और जो लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ये जो लक्ष्य आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं काफी छोटे हैं। अगर आप लंबा रखते हैं, 2 साल 3 साल के विजन के हिसाब से रखते हैं, तो आपको यही रिटर्न्स वो कम से कम 22% तक आसानी से मिल सकते हैं। तो उतना भी लंबा टारगेट रखा जा सकता है। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये दोनों मैजिकल स्टॉक हैं। आपको शॉर्ट पीरियड का इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग पीरियड का हो, आप दोनों में आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठे। फिर मैजिक तो सर आपका हम देख चुके हैं और काफ़ी शानदार मैजिक रहा है आपका बहुत सारे शेयरों में। तो ये 2 शेयर हैं, जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर के आइए। डॉक्टर रवि सिंह की जो राय है, दोनों बहुत एक आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। जेनेसा और टेक में इनकी खरीदारी की सलाह रही है, जहाँ पर 390 रुपये का लक्ष्य है, 16 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं आपको। और ये कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर ये लक्ष्य जो है वो जो है प्राप्त हो सकते हैं आपको। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर रवि सर के नाम में कुछ मुझे लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट नया करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको हम सही करवाएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन दूसरी कंपनी का जरा जिक्र लेकर के आइए, और यहाँ पर जो है डीसीबी बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी गई है, और ये 125 रुपये का लक्ष्य यहाँ रखा गया है, 112 का स्टॉप लॉस, 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और 8 रुपये ऊपर का लक्ष्य है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर हम देखें तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। जरा 2 शेयर जो बाकी हैं संतोष जी के, वो भी हम चाहेंगे कि ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आएँ, तो आज के हमारे 4 शेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के 2 शेयर ये रहे, और यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है प्राज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने शायद कुछ दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, और संतोष जी की जो सलाह दी गई है उसमें शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। यहाँ पर या तो इसको सेल करने की सलाह दी गई है, मौजूदा भाव 390, लक्ष्य 340, शायद यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। ज़रा दूसरा कंपनी का शेयर लेकर के आइए, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ सलाह निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है 1100 का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है और 995 का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। ग्लोबल स्प्रिट में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सर
क्या कुछ आपकी तरफ से डिस्क्लोजर आज रहेगा आपका? देखिए, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स को, हमारे जो शेयर इंडिया के क्लाइंट्स हैं उनको ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, ऐसी कॉल्स गई हुई हैं, तो मुझे लगता है मेरी पर्सनल कोई पोजीशन इसमें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कार्यक्रम में साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल जिन दर्शकों के सवाल आज हम नहीं ले पाए, प्रयास पूरा रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन जिनके सवालों के उत्तर नहीं ले पाए हैं, हम कोशिश करेंगे 1 से 2 के बीच में कल आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिए जाएं। कल हमारे साथ 1 से 2 के बीच में श्रीकांत चौहान जी हमारे खास मेहमान होंगे, जो कि आपके प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो तकनीकी रूप से हो या फंडामेंटल, दोनों तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे। और साथ ही साथ जो है आपको बता देंगे 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सवाल अपने भेजते रहिए।